अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज़ माशूमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने आजकल बड़ा सुना होगा कि यूएई में वीज़ाज़ का एक बड़ा मसला चल रहा है पाकिस्तानीज़ के लिए और बड़ा प्रॉब्लम मिल रही हैं वीज़ा इशुएंस में। लोगों के पास अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, ऑफ़र्स हैं सॉरी, मगर फिर भी उनको वीज़ा इशू नहीं हो रहा। वो वीज़ा की एक अलग ही हर्डल में फंसे हुए हैं। आपको मालूम है दोस्तों कि यूएई एक ऐसी मार्केट थी और एक ऐसी कंट्री थी जिधर पाकिस्तानीज़ के लिए सबसे ईजी चीज़ रहती थी कि बी एट जॉब, बी एट टूरिज़म, बी एट कोई भी रीज़न की वजह से आपने विज़िट करना अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को। मैं अपना बताता हूँ कि मैं जब पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गया तो फैमिली के साथ, तो यूएई वाज़ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे मैंने विज़िट किया था बैक इन 2010 अप्रोक्सीमेटली। उस वक्त इतना आसान वीज़ा मिलना होता था कि और अभी रिसेंटली तक वीज़ा मिलना बड़ा आसान होता था यूएई का वीज़ा, कि बाकी चले मुल्कों में हमें बैंक स्टेटमेंट दिखानी है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स की, रीज़न हमें बताने हैं कि हमें क्यों विज़िट करना है, हम लोगों को अपने जस्टिफाई करनी है विज़िट की रीजंस। तो यूएई एक ऐसी मार्केट होती थी या यूएई एक ऐसी कंट्री होती थी, दुबई स्पेसिफिकली, कि आपको अगर यहाँ पे आना है टूरिज़्म के लिए तो आपने सिर्फ अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर डालनी है, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, तो आपने वीज़ा अप्लाई करना है ना, आपको वीज़ा मिल जाता था। अक्सर केसेस में सेम डे में मिल जाता था या हार्डली 2 दिन में मिल जाता था आपको वीज़ा। रिसेंटली लेकिन क्या होना शुरू हुआ है कि वीज़ा ही आपको रिफ्यूज़ किया जा रहा है। विज़िट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, कोई टाइप का भी वीज़ा हो, आपको ये बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। मैं ये सोच रहा था दोस्तों कि अगर हमारे साथ दुबई में जैसे मुल्क में, जहाँ पे हम लोग इतने ओपन आर्म तरीके से हमें यहाँ पे वेलकम किया जाता रहा है पिछले जितने भी साल, आप 10-20 साल में आप देखें, पाकिस्तानीज़ हैव बीन द सेकंड बिगेस्ट एक्सपैट कम्युनिटी यहाँ पे जो रहती है। आपके पाकिस्तानीज़ हैव बीन द थर्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द यूएई रियल एस्टेट मार्केट। 2022 तक ये लोग तकरीबन $10 बिलियन के करीब इन्वेस्ट कर चुके हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बारे में अगर देखा जाए तो उनका सेकंड होम दुबई होता है। अगर आप पाकिस्तानी से बारे में पूछा जाए तो उनका अगर कहीं घर है बाहर पाकिस्तान से तो वो नॉर्मली यूएई में होता है या सऊदी में होता है। तो जीसीसी हमारे लिए एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पाकिस्तान रहा है हमेशा। टूरिज़्म के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहली चॉइस लोगों के लिए होती थी कि चलें अगर वहाँ नहीं जा पा रहे, कहीं और नहीं जा पा रहे, तो सबसे ज़्यादा लीस्ट एक्सपेंसिव एंड प्रॉबेबली सबसे आसान तरीके से जो वीज़ा मिलता था और घूमने के लिए टूरिज़म स्पॉट होता था वो दुबई होता था। अब जब ये चीज़ आपके सामने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है रखा है मैंने, जैसे आपको बताया। अब आप ये चीज़ सोचो कि अभी रिसेंटली पिछले 6 से महीने से साल भर तक लोगों को वीज़ाज़ इशू नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में भी एक वीडियो बनाऊं कि क्यों ऐसा रीज़न है। मैंने एक और वीडियो ऐसी बनाई थी कि वाई यूएई इज़ रिजेक्टिंग और रिफ्यूजिंग वीज़ाज़ टू पाकिस्तान, मगर आज मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड उसमें डिटेल में थोड़ा सा बताना है आपको कि क्यों ऐसा हुआ और क्या इसके रीज़न्स हैं और ये कब तक चलता रहेगा ऐसा। तो दोस्तों देखें, जब पाकिस्तान में इकनॉमिक मेल्टडाउन आया, इकनॉमिकली हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना हम लोगों ने शुरू किया, इकनॉमिक चैलेंजेस आए 2022 के ऑनवर्ड्स। जब से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है पाकिस्तान में, आप देखें इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई ही नहीं रही है। आपको पता है कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्रूशियल होती है। बिजनेस लोग स्टेबल इन्वायरमेंट में करते हैं क्योंकि स्टेबल इन्वायरमेंट में ही वो प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सिंस 2022 आज 2 साल के करीब हो गया टाइम, आपके पास इकनॉमिक स्टेबिलिटी नाम को नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, इकनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं, लोगों की फैक्ट्रीज, लोगों के बिजनेसेस, लोगों की नौकरियां ख़तरे में आ गई हैं। जोक पर जोक लोग जो हैं निकाले जा चुके हैं जॉब से और जॉब लेस हो चुके हैं इन पाकिस्तान। इस वजह से और एक ओवरऑल महंगाई की वजह से आपका लिविंग एक्सपेंसेस इतना बढ़ गया है कि आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब भी है वो भी सस्टेन नहीं कर पा रही थी। फैक्ट्रीज थी, लोगों के काम थे जो ठप होते गए, बंद होते चले गए। जब वो बंद होते गए हैं दोस्तों, तो उसके बाद एक ओवरऑल जॉबलेसनेस भी बढ़ गई। इस जॉबलेसनेस को आप कंपेयर करो उन लोगों से जो इन्हीं के जानने वाले, फॉर एग्जांपल यूएई या सऊदी या किसी और जीसीसी कंट्री में रहते थे और वो आपके वहाँ से रेमिटेंसेस के थ्रू पैसे भेजते थे। अब वो पहले जो भेजते थे करेंसी एक्सचेंज जो हमारा होता था आज से 2 साल पहले, वो 45-50 रुपीज़ के करीब होता था और वो 40-50 हज़ार रुपये भेज देते थे। अगर 2,500-3 हज़ार दरहम भी कमा रहे होते थे यहाँ पे, 1000 दरहम फिर भी बचा के वो जो है शेयर कर दे यहाँ पे रेमिटेंस के थ्रू भेज देते थे। अब वो बनता था 45-50,000 रुपीज़ बनता था। लेकिन रिसेंटली जब ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है, करेंसी आपकी डीवैल्यू हुई है, तो
वहाँ पे जो लोग पैसे 45-50,000 रुपीज़ भेजते थे वो 75,000 रुपीज़ भेजने लगे, क्योंकि वो करेंसी फ़ायदा हो गया, 1000 धर्म बिकेम 75,000 रुपीज़। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों को जॉबलेसनेस हो गई। यहाँ पे जो लोग रहते थे, कमाते थे, उनकी तनख्वाहें जो ब्लू कॉलर लेवल पे होती थी मेजॉरिटी उसमें, वो 35 to 40,000 बहुत हो गया, तो इतनी कमा लेते थे। मगर एवरेज अगर आप देखें तो 15 से 25,000 रुपये कमाते थे खाली। अब वो 15 से 25,000 रुपये या 40 या 30,000 रुपये भी अगर रखें आप एवरेज अगर वो रखते थे यहाँ पे रहते हुए, तो उनकी एक तो वैल्यू ही खत्म हो रही थी इन्फ्लेशन की वजह से, और प्लस उनकी स्टैंडर्ड ऑफ उनकी लिविंग कॉस्ट बढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों से, अपने जानने वालों से पैसे इकट्ठे किए, लोन लिए, चीज़ें बेची, और विजिट वीज़ा का किसी के सुनहरे ख्वाब दिखाने की वजह से विजिट वीज़ा पकड़ा और यूएई पहुँच गए। नॉर्मली होता ये था कि आप विजिट वीज़ा पे आते थे 2-3 महीने के लिए, और आपको जॉब मिलती थी यहाँ पे, आपका वीज़ा चेंज होता था, स्टेटस चेंज होता था, और आपको वो वर्क वीज़ा इशू हो जाता था। लेकिन जब इतने सारे लोग यहाँ मार्केट में, मैंने वैसे भी आपको बाकी की वीडियोज़ में बताया है कि दुनिया जहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं अप्लाई करने के लिए, रिसोर्सेज यहाँ पे ग्लोबली अवेलेबल होती हैं, हर नेशनैलिटी की, हर रेस की, हर मुल्क से लोग आ रहे होते हैं यहाँ पे। जब आपके ये इतने सारे लोग यहाँ पे आने शुरू हुए, एक इन्फ्लक्स बन गया, और डेस्परेशन के थ्रू डेस्परेट होकर आने लगे। पहले जो आते थे वो थोड़ा बहुत फिर भी उनको होता था कि यार ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन अभी डेस्परेट हो गए बिल्कुल। आप यहाँ पे आए, विजिट वीज़ा आपका एक्सपायर हो रहा है, जॉब मिल नहीं रही है आपको, कहीं कोई रियल एस्टेट एजेंट बन के काम कर रहा है चुपके से, कहीं कोई वेटर बन के काम कर रहा है, कोई गाड़ी साफ करने वाला बन के काम कर रहा है, कोई गार्ड बन के खड़ा हुआ है, डबल ड्यूटी दे रहा है। तो आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप लोग यहाँ के लोकल एजेंसीज या लोकल एम्प्लॉय जो लोकल बिजनेसेस हैं, मतलब इन द सेंस जो एक्सपर्ट्स की हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोकल काम कर जिनके ऑलरेडी बिजनेसेस हैं, उन लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया लोगों को, क्योंकि उनको सस्ती रिसोर्स मिलने शुरू हुई, जो कि इलीगली यहाँ पे रह रहे थे। 3 महीने आपका विजिट वीज़ा खत्म हुआ, आपने विजिट वीज़ा के मुताबिक वापस चले जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने ओवर स्टे करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ वापस जाते तो क्या करते, ना उधार उतार सकते हैं, ना कोई जॉब उनके पास। तो यहाँ पे जब आ गए हो आप, क्योंकि मैंने जैसे बताया सबसे आसान वीज़ा दुनिया का पाकिस्तानियों के लिए दुबई गई था, तो यहाँ पे जब आप आ गए हो तो अब कुछ ना कुछ वो गुजारे के लिए किसी जान पहचान वाले के साथ मिल के रह रहे। जैसे मैंने आपको पिछली एक वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरह से बैचलर अपार्टमेंट्स में बंकर बेड्स में और बंक बेड्स में लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। लेबर कैंप्स हैं यहाँ पे कुछ, जहाँ पे कंपनीज या जो बिजनेसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है खासतौर पे, उनके वर्कर्स वहाँ पे रहते हैं, पूरी एक हॉस्टल टाइप जगह होती है, उधर लोग रह रहे होते हैं। तो दोस्तों उन जगहों पे रहना, शेयरिंग पे इधर उधर छुप के रहना, लोग रहते रहे। अब थोड़े टाइम तक तो ये चलता रहता है, लेकिन इवेंचुअली हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ की गवर्नमेंट, यूएई की गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरह नहीं है। यूएई की गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, उनकी सारी चीज़ें डिजिटल उस पर वो चेक कर रहे होते हैं। अब उन्होंने देखा कि यार फॉर एग्जांपल 10 लोग आए विजिट वीज़ा पे, लेकिन वापस सिर्फ 4 जा रहे हैं या 5 जा रहे हैं, तो बाकी 4 या 5 कहाँ हैं? तो इन्होंने जब इस डेटा को देखना शुरू किया और एनालाइज किया, तो पता चला है कि मेजॉरिटी लोग इस सब में से 90% के करीब जो ओवरस्टे और इलीगल ओवरस्टे बेसिकली कर रहे थे, वो पाकिस्तानी से। अब जब आप पाकिस्तानी, सिंपल है, आपका विजिट वीज़ा कहाँ का इशू हुआ, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करती हो, आपका पासपोर्ट कहाँ से, ये सारी चीज़ें उनके डेटा पे होती हैं। उन्होंने पहले स्टेज में 22 या 28 शहरों को बैन कर दिया। अब वहाँ से आप डोमिसाइल्ड हो, वहाँ से आपका पासपोर्ट है, वहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। इस पर भी मैंने एक बार आपसे डिस्कशन की थी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, लेकिन फिर भी ये बात नहीं रुकी, लोग फिर भी विजिट वीज़ा पे ओवरस्टे करने लगे, इलीगल रहने लगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी कुछ इन्वॉल्व हो गए। क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, हर मुल्क में जब आप जाते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि उस मुल्क के कायदे कानून क्या हैं, उस मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, उस मुल्क की सोसाइटी कैसी है, उस मुल्क का काम करने का तरीका कैसा है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान में जैसे रहते हैं वैसे ही हम दुनिया के किसी और कोने में जाएंगे और हम वहाँ पे वैसे ही रहेंगे जैसे पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान आपका, हमारा अपना घर है, हमारा अपना मुल्क है। किसी और जगह आप जाते हो तो वो मेहमान की तरह आप रहते हो, अनटिल अनलेस आपको वहाँ की सिटीजनशिप या नेशनलिटी मिल जाए, जो कि बहुत रेयर होती है। जीसीसी में तो बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं होती ऑलमोस्ट। तो आपको जब आप यहाँ पे पहुँचे, आपको ये समझना चाहिए कि देखिए बेगरी यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना अलाउड नहीं है, यहाँ पे इलीगल ओवरस्टे, वीज़ा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वीज़ाज़ हैं। गोल्डन वीज़ा है, यहाँ पे कंपनी का एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, आपका यहाँ पे वर्क वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा है, बहुत सारे वीज़ाज़ हैं। उस वीज़ा को अगर आप फॉलो करोगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन तो कोई मसला है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आप पे फाइन भी लगेगा, आप बैन भी हो सकते हो पूरी जीसीसी में, आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। बेचारे हमारे जो ऐसे भाई थे जो कि सुनहरे ख्वाब में आके यहाँ पे आ गए और जॉब मिली भी नहीं उनको, वो एक
फिक्स में फंस गए। क्यों? क्योंकि एक तरफ उनको अगर वो अथॉरिटीज़ के पास जाते तो अथॉरिटीज़ उनको फाइन लगाती, अथॉरिटीज़ उनको डिपोर्ट कर देती, अथॉरिटीज़ उनको जेल में डाल देती, बैन कर देती। दूसरी तरफ वो छुपके छुपके लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जॉब्स ऐसी कर रहे हैं जहाँ पे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, हैंड टू माउथ रह रहे हैं बेचारे। और मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा कार क्लीनर जो है उससे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, तो वो 2-3 लोगों को ऐसे जानता था कि जो कि इलीगल रह रहे थे बिल्कुल यहाँ पे, उसके साथ कार क्लीनिंग में हेल्प करते थे और उसको मतलब पैसे भी बहुत कम मिलते थे। अब वो ना यहाँ से जा सकता है, ना यहाँ पे कोई ऐसी कोई कमाई कर रहा है, तो ये एक अलग मसला बना हुआ। इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट किया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ट्रैवल एजेंट्स जो हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए एक सुनहरा ख्वाब दिखा देते हैं कि हम फलां बंदे को जानते हैं, आप वहाँ चले जाओ, हम आपको वहाँ जॉब दिला देंगे, इसके लिए इतने पैसे आपको देने होंगे। अब बेचारे हमारे भाई क्या करते हैं, वहाँ से लोन लेते हैं लोगों से, इस ट्रैवल एजेंट को भी खिलाते हैं। ये ट्रैवल एजेंट यहाँ पे किसी बैठे हुए अपने दोस्त यार को पैसे देता है, वो दोस्त यार अपने ही नाम पे एक कंपनी खोलता है, यहाँ पे कंपनी यहाँ पे खोल दी और उस कंपनी का मतलब कंपनी वीज़ा खोल दिया यहाँ पे, उस कंपनी के बेसिस पे वीज़ा इशू कर दिया। अब वो भाई साहब जो जिसने पैसे उधार लेके ट्रैवल एजेंट को भी पे किया है वो यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन फिर क्या होता है, वो जो जिसने कंपनी यहाँ पे खोली उसके भी एक रेगुलेशंस है। आपने साल का इतना टैक्स जमा कराना है, आपने इनवॉइस दिखानी है, आपने इनकम दिखानी है, आपने रेवेन्यू दिखाना है महीने का। अब वो चीज़ें करने के बाद क्या होता था, जब उसने पैसे ले लिए, कंपनी अपने नाम पे खोली, सब कुछ किया, इसको वीज़ा दे दिया, वो कंपनी उसने जो है ना अबैंडन कर दी या बंद कर दी, या साल भर तक का उसका रहा और फिर करा के खत्म करके वो भी भाग गए यहाँ से। अब जब उन्होंने देखना शुरू किया कि यार इस फैसिलिटी को भी लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, इन द सेंस कि कंपनीज़ के वीज़ा बंद खुलते हैं, इतनी कंपनी रजिस्टर हुई, लेकिन वो शेल कंपनीज़ की तरह होती हैं कि उस पर ना बिजनेस हो रहा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन उनके नाम पे कोई 10-10 वीज़ा या 5-5 वीज़ा इशू हुए हैं, जो कि फिर अगेन वो भी गायब हो जाते हैं लोग। तो एक इतनी सारी चीज़ों पे पाकिस्तानी हम भाइयों ने, हमारे कुछ भाइयों ने इतनी ज़्यादा वो की है कि यूएई ने सोचा कि यार हम पहले तो इसको रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने सिटीज़ को, फिर उन्होंने सोचा कि हम पूरी की पूरी कंट्री में ही बैन कर देते हैं कि ऐसे लोगों को जिनका उनको लगता है कि यार विजिट वीज़ा के बेसिस पे अब्यूज़ कर रहे होंगे, हम बैन कर देते हैं। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब वेल नोन लोगों को भी वीज़ा से रिजेक्ट हुए, उन्होंने लिंक्डइन और ट्विटर पे इसको शेयर भी किया है बड़ा ज़्यादा, और बड़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे जो है बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट का हर चीज़ हम ब्लेम करना है, हम पाकिस्तानीज़ को आदत हो चुकी है गवर्नमेंट पे ब्लेम कर दो। गवर्नमेंट का इसमें क्या लेना देना? इकनॉमिक, ऑफकोर्स इकनॉमिक मेल्टडाउन को, इकनॉमिकली आपको मुल्क को ऐसा बनाना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, आपकी पॉलिसीज़ एंड आपके लॉज एंड आपकी बाकी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ के सिटीजन्स सेफ हों, सिटीजन्स आगे बढ़ने के लिए मौका मिले उनको। पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशन ये उनका पार्ट है, एंड ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। मगर अगर हमारे पाकिस्तानी भाई खुद यहाँ पे इस तरीके से इलीगल तरीके से एक तो कंपनी रजिस्टर करें और उसके बाद भाग जाएं, किसी से उधार लें अपने ही पाकिस्तानियों से और फिर भाग जाएं, और फिर ऐसे कोई लोगों को बेचारों को यहाँ पे आके जो कि इलीगल ओवरस्टे कर रहे हों और उनको कहीं मुश्किल में फंसा दें, तो यार ये तो कोई और नहीं कर रहा ना, गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है, तो हम पाकिस्तानी भाई खुद ही कर रहे हैं ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अच्छे खासे जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग अच्छी जॉब ऑफर्स लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तानीज़, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सेकंड सबसे बड़ी एक्सपैट कम्युनिटी है यहाँ पे। और अगर आप यूएई के डेमोग्राफी को समझे तो 50% साउथ एशियंस हैं यहाँ पे, तो कंज्यूमर्स यहाँ 50% साउथ एशियंस हैं। तो जब आप अगर मैं जैसे एफएमसीजी से बिलोंग करता हूँ, कंज्यूमर्स हों, वर्कर्स हों, लोग हों, ये सारे के सारे एक मार्केट है ना हमारे लिए। तो हर बिज़नेस के लिए पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से लोग रखना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे कंज्यूमर्स, यहाँ पे बिजनेसेस इन्हीं लोगों के पास है। तो इससे होता क्या है कि आप ऐसा ना सोचें कि यार यूएई के लिए पाकिस्तानीज़ की कदर नहीं है। यूएई पाकिस्तानीज़ का, मैंने जैसे पहले कहा, सेकंड होम है, एंड यूएई की गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करती है, वैल्यू भी करती है, कि उनको पता है कि यार उनकी टूरिज़्म पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, उनकी जो यहाँ पे लोग काम करते हैं उस पर कितने ये सारे पाकिस्तानीज़ हैं, उनको पता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तानीज़ ने की हुई है, कंपनीज़ कितनी खोली हुई है, रियल एस्टेट कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होनी है, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसे लोगों को तो नहीं रखना ना जो कि इलीगल यहाँ पे रहें यहाँ पे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। तो इस वजह से उन्होंने अभी एक रिसेंटली सितंबर के मंथ में स्टार्ट की थी एक एमनेस्टी स्कीम, एक ऐसी स्कीम जो कि वीज़ा एमनेस्टी स्कीम्स को बेसिकली बोल रहे हैं, जो कि अक्टूबर के एंड तक रहेगी, 31 अक्टूबर तक। इसमें वो लोग ऑफर कर रहे हैं जो भी लोग ऐसे इलीगली रह रहे थे यहाँ पे, या छुप के रह रहे थे, या फिर कोई किसी भी वजह से एक्सप्लॉइट हो रहे थे,
उन्होंने आना है सामने, और ये सबके लिए, सिर्फ दिस नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी, दिस इज ओपन फॉर ऑल द नेशनलिटीज दैट हैव बीन स्टेइंग इन द यूएई इलीगली। वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप चुके बैठे हुए हो। ऑलरेडी ये 20,000 लोगों ने तकरीबन जो है इस वीज़ा एमनेस्टी स्कीम से अवेल कर चुके हैं। इसका बेसिक क्या था कि अगर आपको इलीगली यहाँ पे रह रहे हो, आप आओ, आपको कोई फाइन नहीं लगेगा। आपको अगर आपके पास कोई जॉब है यहाँ पे, तो आपकी उस एम्प्लॉयर को आप बोलोगे वर्क वीज़ा अप्लाई करें, वर्क वीज़ा आपको फैसिलिटेट किया जाएगा अगर विदाउट एनी फाइन्स। अगर आपके पास वर्क वीज़ा नहीं है, कोई आपके पास चांस नहीं है यहाँ पे जॉब वगैरह का, तो आप आओ, वो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजिट वीज़ा देंगे। कुछ एयरलाइन से भी उन्होंने बात की हुई है कि वापस आपको अपने मुल्क में भिजवा दें एंड विदाउट एनी फाइन्स। तो ऑलरेडी 20,000 प्लस लोगों ने इसे अवेल कर चुकी हैं। ये 31 अक्टूबर तक चलता रहेगा। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज अभी रिजेक्ट हो रहे हैं। और दोस्तों यूएई की अथॉरिटी जो है काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ में अभी जा रही है, विजिट कर रही है जहाँ पे उनको लगता है कि कोई इलीगली लोग यहाँ पे रह रहे होंगे। दोस्तों अक्टूबर 31 के पहले जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे छुट्टियां हैं, लोगों की छुट्टियां लेके आ रहे होते हैं, टूरिज्म के मौके मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप सऊदी में उम्रा करने जाते हो, वापसी में आप यूएई से रुकते हुए आ रहे होते हो टूरिज्म के पर्पज़ की वजह से। लोगों को यहाँ पे अपनी फैमिली मेम्बर्स को मिलना है, दोस्तों को मिलना है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको अटेंड करना है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जब वीज़ाज रिजेक्ट हो रही हैं, तो इसकी वजह से लोगों को बड़ा न्यूसेंस फील हो रहा होता है। लेकिन देखें ये थोड़े टाइम की बात है। 31 अक्टूबर के बाद होपफुली रिस्ट्रिक्शंस जो है कम होंगी। आपके बैंक हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके की लग जाएँ कि वीज़ा की पॉलिसी चेंज कर दें। पॉसिबल है कि अभी वैसे आपको अभी सिर्फ पासपोर्ट वगैरह दिखाना होता था, अब बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जैसे इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने कि मिनिमम बैंक आपके पास इतना बैलेंस होना चाहिए, आपको इतना धर्म कैरी करना चाहिए, रिटर्न टिकट मैंडेटरी हो सेम फ्लाइट से। क्योंकि लोग क्या करते थे कि रिटर्न टिकट करवाते थे और फिर जो है कैंसिल करवा देते थे, उस या दूसरी फ्लाइट से करवाते थे, दूसरी एयरलाइन से करवाते थे, और फिर जो है रिटर्न टिकट किसी और एयरलाइन से करते थे। किसी और एयरलाइन वाले को वो फ्लाइट कैंसिल कर देते थे जब वहाँ पहुँचते थे, और बस फिर वहीं पर रह रहे होते थे, इलीगली ओवर स्टे कर लिया, कुछ ऐसा हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों के बाद होपफुली 31 अक्टूबर जब एमनेस्टी स्कीम खत्म होती है, तो उसके बाद थोड़ी सी रिलैक्सेशन आएगी इस मामले में, और जो लोगों के बैकलॉग है वीज़ास वगैरह के हवाले से, उसको भी क्लियर करना शुरू करेंगे। कि और भी रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी जैसे इन्होंने डाइवर्सिटी एक रूल इंट्रोड्यूस कराया है उन कंपनीज़ के लिए जहाँ पे एक सर्टेन नेशनलिटी या एथनिसिटी से बिलोंग करने वाले लोग ज़्यादा ओवर इंडेक्स हैं। फॉर एग्जांपल 80-90% सेम नेशनलिटी से लोग हैं, तो उस केस में ये नए वीज़ाज इशू करने में मुश्किलात कर रहे होते हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड आपको पॉजिटिव रहना है। 31 अक्टूबर के बाद जब एमनेस्टी स्कीम ख़त्म होती है तो होपफुली रिलैक्सेशन आएगी, होपफुली बैकलॉग आपका क्लियर होगा। और लेकिन इन द मीन टाइम आपको इन स्कैम से, जो कि आपके खासतौर पे आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके ड्राइवर हो गए, आपके माली हो गया, आपका गार्ड हो गया, उनके अगर कोई आपको बोलता है या उनके जानने वाला कोई बोलता है कि यार हमें फ़लाँ एजेंट ने बोला है कि आप इतने पैसे जमा करा दो और इसके बेसिस पे आपको वीज़ा मैं करवा दूँगा, कन्फर्म वीज़ा करा दूँगा। तो ये वाली चीज़ों को ना आपने एजुकेट करना है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मुझे ऐसे बोल रहे होते हैं, यार वो आप वीज़ा की फिक्र नहीं करो, कन्फर्म विजिट वीज़ा है मेरे पास, वो आप बेफिक्र रहो, तो वो मैं इतने पैसे करा दूँगा, हो जाएगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, ये हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है और इस तरीके के स्कैम से बचने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें जब आप पाकिस्तान में हो तो आप लड़ो बड़ो गिरो कुछ भी करो, वो पाकिस्तान के अंदर हो, घर के अंदर हो, आप जैसे हम बोलते हैं। लेकिन जब आप बाहर आ जाते हो पाकिस्तान से, तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो अगर आपने एक बंदे ने भी या 2 बंदे ने भी या 10 लोगों ने भी इलीगली ओवरस्टे किया यूएई में, तो वो सारे पाकिस्तानी इसको एक गलत निगाह से देखते हैं। अगर यहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है बंदा, तो वो सारे पाकिस्तानी इसके लिए मसला आता है। मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में दिखाया था कि 90% लोग जो इन्होंने क्रिमिनल्स पकड़े हैं या इलीगल ओवरस्टे के लिए पकड़े हैं, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।